नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 25 जनवरी को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसके साथ यहां एक बार फिर से मौसम चुनावी हो चला है। यूपी में विधान परिषद की 30 सीटों के लिए वोट पड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए दोनों दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा और किस दल की क्या तैयारी है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले यह बता दें कि यूपी में विधान परिषद में 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं। यूपी में परिषद की कुल 100 सीटें हैं, अलग अलग तरीके से चुनकर पहुंचते हैं। 100 में से 36 सीटें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके अलावा कुल 100 सीटों में से यानी 8-8 सीटें शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, तो वहीं 10 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को राज्यपाल विधान परिषद के रूप में मनोनीत करते हैं। बाकी बची 38 सीटों पर विधानसभा के विधायक वोट करते हैं और विधान परिषद के विधायक चुनते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, जिनमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। उच्च सदन में 48 सीटों के साथ सपा बहुमत में है, जबकि बीजेपी के पास 36 सदस्य हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 सदस्यों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो वहीं बसपा के भी एक एमएलसी बीजेपी में पहुंच गए थे। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि इस बार विधान परिषद में बाजी कौन मारता है। तो अभी अगर ये कह दें कि चुनाव का माहौल यूपी से हट गया है, तो अभी बिल्कुल भी अभी माहौल नहीं हटा है। चुनावी माहौल फिर से बनता नजर आ रहा है और जिस तरह से विधान परिषद को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं, दोनों तरफ से प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि बाजी कौन मारेगा और कैसे मारेगा। चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ कंचन द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, अकमल इमाम, नेता समाजवादी पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले कंचन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस बार देखा जाए तो जो पंचायत के चुनाव हुए और उन पंचायत के चुनावों में हालांकि अध्यक्ष को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी ने बाजी मारी, लेकिन ये कहा जा रहा था और ऐसा माहौल वहां था कि जो पंचायत लेवल पर जो वोट पड़े थे, वहां पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा समर्थन मिला था। ये खुद समाजवादी पार्टी कई बार कह चुकी है और उसी के आधार पर उन्होंने विधानसभा के चुनाव की तैयारियां भी की थी और तमाम दावे भी किए थे। तो क्या कुछ देखने को लगता है अब, चूंकि विधान परिषद को लेकर चुनाव है और विधान परिषद में सरपंच और जिला परिषद, जनपद, इन लोगों का काफी इसमें अहम रोल होने वाला है। तो कैसे आप देखती हैं अपने आप को और बीजेपी कहां खड़ी है और बीजेपी किस तरह की इसमें परफॉर्मेंस करने वाली है? हाँ जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और हमारे पैनलिस्ट जो भी हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। बाकी एक बात मैं आपको बताऊं कि हम जो एक कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार से बस जनता का हित कैसे हो, उनके जो भी सुचारू रूप से उनकी जो व्यवस्था है उससे कहीं कोई बाधा ना पड़े। और इसके लिए आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जब से चुनाव हुआ है 10 तारीख से लेकर के हमने इतना टाइम लिया कि जिससे हम एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार कर सके। जिस प्रकार से ये विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी बढ़िया सी टीम एक तैयार हो सके कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई ऐसा कोई व्यक्ति उसमें पर्सन ना आए जो हमारे जनता के बीच में अनहित जैसा कोई कार्य हो सके या फिर वो हमारे कार्यों में कहीं कोई दिक्कत डाले या फिर उसे वो चीज की नॉलेज ना हो। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी टीम में लोग आए वो नॉलेजेबल हो और उनके द्वारा हमारी जनता का हित हो सके, वो आइडियाज दे सके। इसलिए हमने बहुत अच्छी टीम तैयार की है और जैसा कि सभी के पास ये पता ही चल गया है कि हमारे जो भी प्रत्याशी हैं उनको भी घोषित कर दिया गया है और एक बहुत अच्छी लिस्ट के तहत, बहुत अच्छे नामों के तहत और बहुत अच्छी अपने चुनावी चरित्र के तहत आते हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी है जो चुनाव में होने जा रहे हैं। और एक बात और, जो हमारे एमएलसी के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, अनुपातिक होते हैं और एक बहुत प्रकार से नेतृत्व के साथ में होते हैं, जिससे कि ये दिक्कत ना हो, ये परेशानी ना हो कि जनता से सीधा डायरेक्ट तो कनेक्शन होता नहीं है। तो इसमें क्षेत्र पंचायत या फिर नगर पंचायत, नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा चयन होता है, तो उनकी भी भूमिका यहाँ समझ में आती है
कि हम किस प्रकार के लोगों का चयन करके आए हैं नीचे से, और अब हम जिस टीम के लिए उनका एक वोट चाहते हैं, वोटों को लेना चाहते हैं, उनकी एक सदस्यता चाहते हैं, वो भी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये बहुत ही गंभीर चीजें हैं, और गंभीरतम चीजों को लेकर के हम लोग बहुत सुचारू रूप से इन चीजों को गंभीर तरीके से समझते हुए हम काम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने बहुत सारी विकास की लिस्ट तैयार की है। आपको मालूम है कि हमारी पिछले सरकार में थोड़ा सा जो भी है, मैं ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ, कमियां रही है, या फिर हमने कोरोना काल की वजह, ओमिक्रॉन की वजह, या फिर कोई और वजहों की वजह से काम नहीं कर पाया, या फिर मैं कहूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों की जो कमियां थी उनको पूरा करने में ही हमें बहुत समय लग गया, और हमने बहुत प्रकार से प्रयास किया जिन चीजों पर लोग ध्यान नहीं देते थे, उन चीजों को, उन मुद्दों को उठाकर भी उन पर काम किया। जैसे सपोज मैं बता दूं, जिस प्रकार से शौचालयों की व्यवस्था, बहुत कम लोग सोचते भी नहीं होंगे कि क्या माताओं को, क्या स्त्रियों को ग्रामीण इलाकों में ये स्थितियां हो भी सकती हैं क्या, क्योंकि राजनीति शहरों से होती है और अक्सर ही बड़े नेता लोग सब शहर से जुड़े होते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि ग्रामीण स्थितियां क्या है, क्योंकि राजसत्ता ही वाला एक परिसर होता है, और उसी में हमें गंदियां मिल जाती हैं। जो मैं पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर रही हूँ, चाहे मैं अखिलेश जी की बात कर लूँ या फिर गांधी परिवार के किसी सदस्य की बात कर लूँ, पर जो हमारे नेता है वो सब एक निचले स्तर से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और बहुत मेहनत करके वहां पहुंचते, तो उन्हें एक एक पॉइंट पता होता है कि समाज में किन चीजों की कमियां हैं, और हम उन्हीं चीजों को लेकर के आगे अपनी नीति बना रहे हैं, जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए, कि सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, उन चीजों को पकड़ करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मैं शौचालयों की बात कर लूं, चाहे मैं हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार से हमारा जो धार्मिक स्थल है उनकी बात कर लूं। आप देख रहे होंगे कि धार्मिक स्थलों में कभी भी जब हम पहले जाते थे तो यहाँ से बड़े हृदय को, बड़े मन को लेकर के जाते थे, लेकिन जब वहां जाते थे तो हमारा मन बहुत ही दुखी हो जाता था कि हमारे मंदिरों की ये दुर्दशा क्यों है, हमारे मंदिर इतने अच्छे क्यों नहीं होते, हम वहां जाकर खिन्न क्यों हो जाते हैं। लेकिन अब आप जाइए राम मंदिर, अब आप जाइए बनारस, अब आप किसी भी स्थल पर चले जाइए, वहां पर एक शांति की अनुभूति होती है। लगता है नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण तबका है, क्योंकि जब हमें शांति चाहिए होती है तो हम धार्मिक स्थलों से, मैं किसी भी धर्म की बात कर रही हूँ, वहां पर जाने का प्रयास करते हैं और वहां हम शांति लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा था कि भले ही हज के लिए एक हब बना देता था, लेकिन राम मंदिरों की तरफ ध्यान नहीं देता था। यही बात है कि पक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष के तहत भी पक्ष ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार से जो कंचन जी, क्या विधान परिषद के चुनाव में भी आप धार्मिक मुद्दों को ही लेकर जाने वाली हैं? नहीं, मुझे पता था कि आप ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर करेंगे। मैं बिल्कुल भी ऐसा कहूंगी, हमारे लिए, सरकार के लिए सारे मुद्दे एक जैसे होते हैं। मैं यही बता रही थी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरकार के पढ़ने से अलग होना चाहिए। मैं सरकार की बात करूं तो उसे धार्मिक स्थिति भी देखनी है, उसे धर्म की स्थिति भी देखनी है, उसे राष्ट्र की स्थिति भी देखनी है, उसे हर तबके को संजो करके चलना है, कोई भी तबका बिखरे ना। चलिए, अकमल इमाम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अकमल जी, विधान परिषद के चुनावों में क्या कुछ तैयारी समाजवादी पार्टी की हो चुकी है? क्या कुछ आपके दावे हैं? कहां अपने आप को देख रहे हैं आप? अकमल इमाम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द अकमल जी को जोड़ें। हमारे साथ कंचन द्विवेदी लगातार बनी हुई हैं। कंचन जी, जिस तरह से जो लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में ये भी देखा जा रहा है कि जो दूसरे दलों को छोड़कर आए थे उन्हें भी इनाम दिया गया है। जी, वैसे तो विधान परिषद में सपा को बहुमत था, लेकिन 21 में चुनाव के बाद 10 सीटें भी हमारे पास आ गई थी। इसके बाद जो 8 उनके प्रत्याशी थे वो भी हमारे पास आ गए थे। तो हम तो बढ़त में जा रहे हैं, और उच्च सदन में हमारा भी बहुत महत्व अच्छा हो गया। इन चीजों के बाद हमारा नाम और अच्छा हो गया, हम लोग मजबूती के साथ में अब उसमें खड़े हो सकते हैं। और मैं कह सकती हूँ कि आगे चल करके हम इन चीजों को भी पार करेंगे। भले ही उनका बहुमत ज्यादा था, लेकिन मुझे यकीन है, विश्वास है कि आगे जो चुनाव होने वाला है, जिस प्रकार से हमने इस युद्ध को, इस चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से निभाया है, और बहुत अच्छे समीकरण हमें देखने को मिले, बहुत अच्छा हमें परिणाम देखने को मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव में भी बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमने काम किया है, हमने विकास किया है, और उस विकास के तहत जो भी परिणाम हमें आएंगे, पूरा हमें विश्वास है कि अच्छा ही होगा। आपने कहा बहुमत बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं,
लेकिन जिस तरह से विधानसभा के नतीजे आए उसमें समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, पहले से हमारी बहुत ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। नहीं। जैसे 2012 की मैं बात कर लूं, अगर आप 2012 में कोई काम करते तो आपकी सीटें इतनी गिरती नहीं। और फिर अगर मैं अपनी बात कर लूं, हम सरकार चला करके आए और वो भी ऐतिहासिक सरकार चला करके आए हैं 5 साल, जैसा कि आप सब कहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल टिका हो, 5 साल सिंहासन पर रहा हो। और हमने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि हमने विकास किया है। हमने हर एक पीड़ित लोगों की, हर एक जनता की, व्यक्ति, नीचे से नीचे व्यक्ति की समस्याओं को समझा है। उसी का परिणाम है कि हम 5 साल सरकार चलाने के चलिए, बाद भी अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकमल जी, समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है एमएलसी चुनाव को लेकर, और कहां अपने आप को आप देख रहे हैं कि कितना बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, कितना आपको सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, हम लोग ने आशा की थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, और आशा पर हम लोग एकदम खरे उतरे। जनता हमारे साथ थी। अब उन्होंने पहले भी कहा कि भ्रष्ट प्रशासन और 5 किलो राशन ने हमारे साथ अन्याय किया और कहीं न कहीं हम चुनाव हारे। ये हम इसको नैतिक हार नहीं मानते और ना हम लोगों के गले पे उतरी है। आप पहले अपनी इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। 5 किलो राशन में आपके साथ किसने अन्याय कर दिया? निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ भ्रष्ट प्रशासन और 5 किलो राशन। 5 किलो राशन समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो एक मॉब बना, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स था, वो उनका साथ छोड़ करके और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया। ये हमारा बड़ा नुकसान हुआ और इसमें सीधे 5 किलो राशन ने दखल दी है। तो खैर ये बात तो क्लियर है, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं विधान परिषद के चुनाव की, तो मैं विधान परिषद के चुनाव पर ही अपने आप को कंसंट्रेट करके आपकी बात के जवाब देना चाहूंगा कि हमारी तैयारी पूरी है। और ये चुनाव पढ़े लिखे भी लोग हैं और खास तौर से प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के मेंबर, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका चुनाव है। अभी भाजपा की आदरणीय प्रवक्ता कह रही थी कि हम विकास के नाम पर चुनाव जीते हैं। विकास पर तो वोट पड़ा ही नहीं। अगर विकास पर या काम पर वोट पड़ा होता तो आपकी सीट 50 से भी नीचे रहती, क्योंकि आपने कोई काम विकास किया नहीं था। और विधान परिषद के चुनाव में ये चीज सामने आएगी, क्योंकि देखिए हर जगह हम लोग गाँव में को मिलती है, प्रशासन के लोग तौर से कहते हैं प्रधान चोर है। प्रधान के ऊपर फौरन आरोप लगा देते हैं कि प्रधान गलत है, प्रधान बेईमानी कर रहा। लेकिन आप देखिए, एक गांव के एक प्रधान एक ही गांव के पास होता है, और जो उसके ऊपर सेक्रेटरी होता है वो 3 से 4 गांव का होता है। और बिना सेक्रेटरी के कोई भी प्रधान 50 पैसा भी निकाल नहीं पाता। अब अगर प्रधान एक गांव में 1,000 रुपए का काम, 1 लाख रुपए का काम करा के 1,000 रुपए कमा रहा है, तो इनका जो सेक्रेटरी है, भ्रष्ट प्रशासन जिसको हम लोग कहते हैं, वो 5 गांव से 1,000 लेकर के 5,000 रुपए कमा रहा। लेकिन चोर प्रधानों को कहा जा रहा। ये सरकार प्रधानों को डायरेक्ट चोर कहती है, अपने कर्मचारियों की पीठ ठोकती है। तो वो सारी चीजें हमारे साथ पॉजिटिव हैं और हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा प्रदर्शन हमारा है, लोग हमारे साथ हैं, जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं और चुनाव हम जीतेंगे। अगर इन लोगों ने फिर से प्रशासन के साथ मिल करके जुगलबंदी करके खेल नहीं किया, जनमत को लूटा नहीं, तो हम निश्चित तौर पे हम जीत करके आएंगे। कंचन जी, ये आरोप पंचायत चुनाव में भी लगाए गए। जब पंचायत चुनाव हुए तब ये कहा कि सरकार जो बीजेपी है वो सरकार उसकी है, तो वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और तमाम तरह पर ये इस तरह की स्थितियां पैदा की जिससे कि ये बताया जा सके कि सरकार की ताकत क्या है, और बीजेपी इस तरह से चुनाव जीत गई। तो क्या यहाँ पर भी एमएलसी के चुनावों में भी ये बात कही जा रही है? जी देखिए, बात ये होती है ना कि अगर तानाशाही की मैं बात कर लूँ ना, तो इनसे ज्यादा तानाशाही किसी भी शासन प्रशासन में नहीं होती है। ये लोग तो क्या करते हैं, ये जैसे ही कोई सदस्य बनता है तो वहीं जाकर के प्रशासन के द्वारा
उठवा करके ले आते थे और उससे वोट अपना ले लेते थे, मतलब हाईजैक कर लेते थे वहीं से लेकर के। तो इनके जैसा तो शासन किसी ने भी नहीं किया, कोई नहीं कर सकता जैसा आपने किया है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये तो कहने वाली बातें हैं। बाकी प्रशासन की मैं बात करूँ तो प्रशासन तभी ना, प्रशासन अगर अच्छा नहीं होता तो ये आपके जो माफिया हैं, गुंडा हैं, वो जेल में कैसे होते? अगर प्रशासन अच्छा नहीं होता तो जो हमारे 2000 करोड़ की जो संपत्ति जो बरामद हुई, जो जनता की थी, वो कैसे हो जाती? अगर प्रशासन अच्छा नहीं होता तो पुलिस की जो भी हमारी भर्तियां आई हैं या हमने पुलिस जो अधिकारी हैं उनके लिए पोस्ट आगे बढ़ाई है, वो कैसे हो जाता अगर ये चीज अच्छी नहीं होती? अगर आपको राशन इतना बेकार लग रहा है तो जरा उनसे पूछ करके देखिए, जब राशन नहीं मिलता था या कोरोना, मैं कह सकती हूँ भाई हमने बुरा क्या किया? अगर कोरोना के टाइम पर लोगों को राशन दिया है, अगर जो आपने फैलाया हुआ था, जो आपके शासनकाल से लोग गरीब होते चले आ रहे थे, हमने उनको बस थोड़ा सा सहारा दिया है। अगर कोरोना के टाइम पर सहारा नहीं दिया होता तो वो लोग शायद आज होते नहीं, और अगर वो है तो हम उनको विकास के राह पर अब आगे ले जाने वाले हैं, आगे कार्य करवाने वाले हैं। हमने तो बस उनको कोरोना के टाइम पर बचाया है और बचाना सरकार का धर्म है। और अगर सरकार ने उनको 5 किलो राशन दे दिया, उनके लिए व्यवस्था कर दी, उनके चलने फिरने का काम कर दिया, तो ये तो काम है ना। आपको इससे फायदा और नुकसान कैसे हो सकता है? ये तो आपको भी तारीफ करना चाहिए कि जनता बची तो है सरकार की बदौलत। आपको भी ऐसा कोई काम करना चाहिए जैसे कि जनता को सीधा हित हो सके। आप हमारे ऊपर टीका मत छोड़िए कि आपने राशन कर दिया इसलिए आप हार गए। अरे भाई आप भी कुछ कर देते, अच्छा करते तो आपके साथ भी अच्छा ही होता, लेकिन आपने नहीं किया। और फिर एक मैं बात बता दूं, अगर आप कहें हमने कोई काम नहीं किया तो कैसे कह सकते हैं? चलिए राशन को मैं अलग हटा देती हूँ, काम की बात है तो कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ हुई है हमारे यहाँ पर, जो आपने बिगाड़ करके रख दी थी, उसके द्वारा आपके जो लोग हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, वो सही हो गई है। अगर मैं शासन व्यवस्था की बात करूं तो वो भी हमारे यहाँ पर सही हो गई है। अगर मैं गरीबों तक लाभ पहुंचाने की बात करूं तो लाभ की अगर मैं बात करूं तो इतने सारे लोग हमारे सब आवास ले रहे हैं, पीएम आवास के द्वारा, योगी जी के द्वारा जो आवास गरीबों तक पहुंच रहे हैं। जब मैं कह सकती हूँ कि जब किसी गरीब के हाथ में, हमने नहीं सोचा था, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता सकती हूँ कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि सरकार के द्वारा क्या कभी किसी को मकान भी मिलता है, क्या डायरेक्ट किसी को हाथ में या फिर उसके बैंक बैलेंस में या उसके खाते में सीधा पैसा भी आता है। जब आदमी के लिए आवास के लिए सीधा 2.5 लाख रुपए उसके खाते में आता है ना, तो पता चलता है कि नहीं, हम एक बहुत अच्छे शासन व्यवस्था में रह रहे हैं और सरकार को हमारी चिंता भी है, हमारी व्यवस्थाओं का ख्याल भी है। चाहे मैं शौचालयों की बात कर लूं, चाहे मैं नल की बात कर लूं, जो हमारे लोग हैं 9,000 करोड़ लोग हैं, 900 करोड़ लोग हैं, उनको नल की व्यवस्था मिल रही है। या फिर मैं कह दूं कि जिस प्रकार से हम एक बहुत अच्छी योजना के तहत में व्यापार को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, नंद आपने सुना होगा, नंद दुग्ध व्यापार की व्यवस्था के लिए हमने 1000 करोड़ के लिए घोषणा कर दी है कि हम आगे चल करके उसमें भी काम करने वाले हैं। हम मंडियों पर 500 करोड़ की व्यवस्था लगा करके उनको आधुनिकीकरण करने वाले हैं, नई मंडियां देने वाले हैं। हमने कृषि संस्थान भी खोले हैं, 700 से अधिक कृषि संस्थान खोले गए हैं कि जो भी कृषि में जो लोग किसान हैं उनको नॉलेज नहीं होगी तो फिर किसान अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए नॉलेजेबल उनकी तहत पहुंचाने के लिए जो भी चीजें हैं उनको अच्छी से अच्छी मिल सके, ये सारी व्यवस्थाएं हम बहुत नीतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि लोगों के पास कैसे भी व्यापार के लिए या फिर कैसे भी रोजगार के लिए या फिर कैसे भी जो भी कार्य में वो है उसको कैसे भी मदद मिल सके, और हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको इससे दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे जलन हो सकती है, आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले आपको लगता था नहीं जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं धैर्य के साथ में, बस हमारे जेब में हमारी कोठियां बननी चाहिए, हमारे जेब में पैसे आने चाहिए, हमारे यहाँ पर कोई भी घोटाला हो तो वो चलना चाहिए और हमारी कोठी बननी चाहिए, हमारा उत्सव मनना चाहिए, भले ही जनता के साथ कुछ भी हो। अकमल जी, जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि इस बार चलता है कि पैसा कौन लूट रहा है। हेलो जी अकमल जी, भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के 5 स्टार कार्यालय देख करके एकदम पता चलता है कि पैसे कौन लूट रहा है, कहां से लूटे जा रहे हैं। देखिए इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। विकास की बात ये कर रही है, एक भी विकास का कोई काम नहीं हुआ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म ही है भारतीय झूठी पार्टी। ये लोग झूठ बोलते हैं, जम के झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री आवास नाम बदल देने से आपने दिया ठीक है, क्या इसके पहले लोहिया आवास नहीं मिलता था? क्या इंदिरा आवास नहीं मिलता था? क्यों नहीं मिला?
क्यों, क्या कितना संपूर्ण लोहिया गांव बात के किया? विकास के लिए लोहिया गांव नहीं बनाया गया? क्या जनेश्वर मिश्र ग्राम कितने नहीं बनाए गाँव गए? पे किया इस पे कई करोड़ खर्च किए गए। देखिए, दूसरों को बुरा कह देना भारतीय जनता पार्टी की आदत है, अपने गिरेबान में झांकना नहीं तो फिर चाहते। आप अपराधियों की बात, ना कि फिर अपराधियों की बात, अपराधियों की बात करने वाले लोग, अपराधियों को टिकट दे करके चुनाव जिता के सदन के अंदर बैठाने वाले लोग अपराध पर ज्ञान देते हैं। समाजवादी पार्टी का एक भी टिकट बता दीजिए समाजवादी पार्टी ने किसी अपराधी को चुनाव लड़ाया हो या जिताया हो, ये आपका आरोप है। आप लोगों को आरोप लगाने के अलावा कुछ आता नहीं है, ऐसा ना करें। मैं क्योंकि आपके हाथ भ्रष्टाचार से, आपके हाथ गुंडागर्दी से, आपके हाथ लूट से एकदम रंगे हुए हैं। और कोरोना, अगर आपने कोरोना के नाम पर 5 किलो राशन दिया, ये बताइए 6 महीने पहले से क्यों देना शुरू किया गया? कोरोना तो 2 साल से चल रहा था, ये राशन 2 साल तो नहीं दिया गया कोरोना काल से। ये राशन तो अभी 6 महीने पहले शुरू हुआ और इस महीने समाप्त हो जाएगा। ये कोरोना राहत राशन नहीं था, ये योगी सरकार बचाओ योजना का राहत, ये राहत सामग्री थी। ये राहत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए थी और इस महीने आप उसको समाप्त कर देंगे क्योंकि आपका काम बन चुका, आप सरकार में आ चुके, आप चुनाव जीत चुके। आप तो राशन की घूस दे करके आपने वोट लिया है। आपने तो 6 महीने पहले चालू किया ना इसे साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले तो चालू किया नहीं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है बिल्कुल करती नहीं है, और जो करती है वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बताती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरों पर लूट का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें केवल खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को देखना चाहिए कि भाई ये करोड़ों रुपए की जो जायदाद खड़ी हुई 3, 4, 5 साल के अंदर, इतना तो 70 साल की कांग्रेस के सरकार रहते हुए कांग्रेसियों ने कहीं नहीं बना ली। समाजवादी पार्टी की सत्ता रहते हुए समाजवादी पार्टी ने नहीं बना ली। बहुजन समाज पार्टी ने थोड़ा बहुत लखनऊ के अंदर बनाया, मायावती जी ने, उसके अलावा तो किसी ने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी के पास यह साधन आया कहाँ से? जांच तो इसकी होनी चाहिए कि हर जिले में कार्यालय 5 स्टार, इनके नेताओं के पास विदेशी गाड़ियां महंगी, इनके भाई हम इस चीज को आप कह सकती हैं कि हमारी जलन या हमारी कुंठा हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे देशवासी पूछेगा ना कि भैया ये जनता का पैसा आप लूट खा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सड़क बेच रहे हो, आप रेल बेच रहे हो, आप भेल बेच रहे हो, आप BSNL बेच रहे हो, आप सारी संपत्तियां देश की BPCL बेच रहे हो, आप तो पूरा देश बेचने पे लगे हो। ये बेच करके उसके उपभोक्ताओं से सारा पैसा लेकर के, चलिए अकबर जी, ये मुद्दे तो आपने चुनावों में भी उठाए, लेकिन इन मुद्दे काम नहीं कर पाए। हमने आपसे कह दिया कि भ्रष्ट प्रशासन और 5 किलो राशन। भ्रष्ट प्रशासन एक तरीके से कि इनका एक दबाव गैंग काम करता है, अपराधियों का भी है, नेताओं का भी है, जो अधिकारियों को दबा करके काम करता है वो, और दूसरा इन्होंने जो राशन की घूस दी है वो, ये इनका काम कर गया उसमें। लेकिन ये विधान परिषद के चुनाव में ये काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड वोट है और पढ़े लिखे समझदार और जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। ये जनप्रतिनिधि चुन के भेजेंगे इन लोगों को, भाई BDC हो या आपका प्रधान हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, टाउन एरिया का चेयरमैन हो, सभासद हो, ये लोग जो वोट करने वाले हैं ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिक्रिया है और इस काकस को हटाएंगे लोग, इस काकस को, क्योंकि वहां 5 किलो राशन नहीं चलेगा। लेकिन ये भ्रष्ट प्रशासन के जरिए, जैसे इन्होंने कई जिलों में EVM बदलने का प्रयास किया, बक्से जरूर बदल सकते हैं। इस पर हम मांग करते हैं केंद्रीय सरकार से, केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं और एजेंसियों से मांग करते हैं कि जरा सा भी अगर शर्म हया हो तो निश्चित तौर पे एक सही तरीके से चुनाव कराएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी ऐसा काकस प्रदेश से समाप्त हो सके। हाँ जी दिनेश जी, बात ये होता है ना, जब व्यक्ति अपने ही ख्वाब बेचने लगे ना तो उसको लगता है कि विपक्ष ने सब कुछ बेच दिया है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि अखिलेश जी तो ख्वाब ही बेचते रह गए ना। वो कहते थे कि
ख्वाब जनता को देखने के लिए, बाकी ख्वाब में मैं कन्हैया देख रहा हूँ। तो जनता को क्या आपने ख्वाब दिखाए? पहले आप कहते थे हम आएंगे तो एमएसपी माफ कर देंगे, एमएसपी के साथ में आपको चीजें बेहतर तरीके से देंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। हमने आकर के 2 गुना कर दिया। आपने कहा हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आपने तो कोई कर्जा माफ नहीं किया। हमने आकर के 36,000 करोड़, कम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, इतनी सारी संख्या को लेकर के किसानों को मदद किया है, उनका भुगतान किया है। जो आपने 8 साल पुराना तक रखा था वो भी हमने आकर के भुगतान किया है। आप तो किसानों को लूटने वाले लोग हैं, आप क्या करेंगे? समझा नहीं है। किसानों की जमीन कब्जा करने वाले लोग, पूंजीपतियों को देने वाले किसानों को स्वयं क्या करेंगे? ये हमारे लिए बड़ी बात है। चलिए, किसानों को लूटने वाले लोग, किसानों को 2,000 देकर के 2 करोड़ की जमीन लूटने वाले लोग। दिनेश जी, ये क्या? चलिए समय भी अब हमारा पूरा हो चुका है। कंचन द्विवेदी जी, अकमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन विधान परिषद की जंग अभी उत्तर प्रदेश में बची है। ऐसा नहीं है कि चुनावी माहौल खत्म हो गया है, एक बार फिर से चुनावी माहौल तैयार है। अब देखना ये होगा कि विधान परिषद में कौन बाजी मारता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।